सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। चलिए, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बता दिया होगा ना कि अरेंज करते हैं तो एन सी, उसी से अपने को मेनली पता चल जाता है कि ये कौन सी प्रोटीन है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चे क्या होता है, सुनो, ये आपको ऐसे समझना है कि ये तीन टाइप का है। हम इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अल्फा हेलिक्स पढ़ेंगे, बीटा प्लेटेड शीट पढ़ेंगे, बीटा प्लेटेड शीट, और इसमें पढ़ेंगे हम कोलेजन हेलिक्स। कोलेजन हेलिक्स, तीन चीजें अपन पढ़ेंगे, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और कोलेजन हेलिक्स, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें जो अल्फा हेलिक्स है वो क्या है वो बताता हूं मैं आपको। व्हाट इज अल्फा हेलिक्स, ओके, ठीक है। अल्फा हेलिक्स पढ़ते हैं अपन, सुनो ध्यान से। अल्फा हेलिक्स क्या है तो यहां लिख देता हूं मैं अल्फा हेलिक्स। अब इसके लिए जैसे केराटिन प्रोटीन में है ये, तो मैं बता देता हूं कि क्या होता है। तो इसमें राइट हैंडेड हेलिक्स बनता है, ऐसे ऐसे, ये एक हेलिक्स बन गया। तो ये हेलिक्स कैसे बना, वैसे तो स्ट्रेट लाइन होती, अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स लगे रहते। तो हेलिक्स पता है कैसे बना बच्चे, कि एक अमीनो एसिड का सीओ, सीओ थोड़ा समझो बच्चे, और दूसरे अमीनो एसिड का यानी 1 2 3 4, जैसे मान लो ये पहला है तो 1 2 3 4, तो फोर्थ चौथे अमीनो एसिड का, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो चौथे अमीनो एसिड का NH, और इनके बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में, एक का CO एक का NH, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक का अमीन ग्रुप, इनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड था वो तो बना ही है। तो इसमें क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड between adjacent amino acids, adjacent amino acids as well as और क्या बन जाएगा इसके बाद, हाइड्रोजन बॉन्ड्स between, हाइड्रोजन बॉन्ड्स between फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो पहले और चौथे अमीनो एसिड, अब ऐसे ही अलग अलग अमीनो एसिड्स में बनता चला जाएगा। तो इन सब में बीच बीच में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से, पेप्टाइड की वजह से तो स्ट्रेट चेन आती, और पहला और चौथे के बीच में हाइड्रोजन बनने की वजह से क्वाइल्ड हो जाएगा हल्का सा। तो एक क्वाइलिंग समझ में आया। अब तक बेटा अरीबा यही स्टार्ट किया और कुछ नहीं पढ़ाया, क्लियर हो गया। सो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फटाफट बना लीजिए, है ना।
और आपको दिखने में क्या लग रहा है, ये राइट हैंडेड हेलिक्स है या लेफ्ट हैंडेड? तो आपको हमेशा याद रखना है राइट हैंडेड हेलिक्स, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा राइट हैंडेड ही हेलिक्स होंगे, राइट हैंडेड हेलिक्स। और इसके साथ एग्जाम्पल में कौन कौन सी प्रोटीन है, तो केराटिन मैंने आपको अभी बोला ही दिया था, केराटिन है ना, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। तो ये एज ए एग्जाम्पल लर्न कर लो बस, और कुछ तो है नहीं। इसलिए सुना होगा ना आपने, फेदर्स ऑफ बर्ड्स में क्या होता है, अल्फा केराटिन, ऐसा सुना है ना। तो उस अल्फा केराटिन, या अपने हेयर्स में क्या है, अल्फा केराटिन। तो अल्फा केराटिन मतलब केराटिन जो होती है उसमें अल्फा हेलिक्स बनते हैं, इसलिए उसे हम अल्फा केराटिन कह देते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। सो प्लीज फटाफट नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया सबने? हाँ बेटा, यस सही है। एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, अंचित ने, कि 2 और 5 के बीच में बनेगा। बिल्कुल बनेगा बेटा, पहला और चौथा, फिर सेकेंड और 5, यानी वो सेकेंड एक्चुअली अगर हम 1 माने तो 1 और 4 हो गया, मतलब 3 का गैप आएगा हमेशा बार बार, है ना। तो ये 3.5 अमीनो एसिड का टर्न रहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही लगातार बनता चला जाएगा। ठीक है, 1 और 4, फिर 2 और 5, फिर 3 और 6, 4 और 7। आप समझ गए, 3 3 के गैप में वो बनता चला जाएगा, हर एक इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में। अच्छा बताओ, केराटिन जो प्रोटीन है वो फाइब्रस है ना, और बहुत हार्ड प्रोटीन है, डेड प्रोटीन होती है एक तरह से। तो एक स्टेटमेंट लिखो, केराटिन के बारे में ही पूछते हैं सब। तो केराटिन इज अ वेरी हार्ड प्रोटीन। Keratin is a very hard protein due to cysteine amino acid. It is fibrous scleroprotein. It is fibrous scleroprotein found in hairs, nails, found in hairs, nails, etc., and cannot be digested. इसीलिए अपन इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते है ना, and cannot be digested, and cannot be digested. नोट कर लो फटाफट, cannot be digested.
ठीक है, चलिए नोट कर लिया हो तो मैं अगले सेकेंड बताऊं इसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, चलिए तो मैं अब सेकेंड बताता हूँ बेटा। अल्फा हेलिक्स हो गया। अब जैसे अपन ने बताया था बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, ठीक है। तो बीटा प्लेटेड शीट्स कैसी होती है मैं इधर लिख देता हूं, बीटा प्लेटेड शीट्स। देखो कैसे, आराम से समझ लो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझो, ताकि बिल्कुल एकदम मजा आ जाए। पढ़ लें तो बस 100% क्लियर हो जाए। इस तरह से मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर को। तो मैंने कहा जैसे एक ये पॉलीपेप्टाइड है, चेन है ऐसे ही। अब यहां से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ऐसे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, फिर से एक ये शीट बन रही है ऐसे, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, फिर ये एक नई पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, नई पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये समझ में आया क्या? ये जो चेन्स बन रही हैं ये तो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बॉन्ड दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। यानी ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये सब पॉलीपेप्टाइड चेन है ये तीनों है ना, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है चारों मिलकर के। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें, है ना, मैं इसको लिख दूं 1, ये 2, ये 3, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा ना, वरना वो हेलिक्स बन जाता। यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, इनके बीच में यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब क्लियर हुआ क्या? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आई है ना? यस, तो सुनना ध्यान से, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? फाइब्राइन प्रोटीन, फाइब्राइन प्रोटीन याद आया वो कौन सी? अरे बताई थी, सिल्क प्रोटीन है ना। फाइब्राइन प्रोटीन क्या है? सिल्क प्रोटीन, पढ़ा था अपन ने सिल्क वर्म वाले में, सेरिकल्चर में। तो फाइब्राइन प्रोटीन ऐसी बनी रहती है। तो चाहो तो मैं एक सेंटेंस पहले बोल देता हूं, हाँ हाँ, नेचुरल सिल्क है, तो मैं एक सेंटेंस बोल दूं क्या? लिखो जल्दी से। 2 or more protein molecules are held together by 2 or more protein molecules are held together by 2 or more protein molecules are held together by
बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको बताया ही था। तो ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो गई बच्चों? क्लियर हो गया क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स? ठीक है, बोलो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, तीसरी चीज बता दूं, कोलेजन हेलिक्स। ये नोट कर लिया सबने? चले तो मैं तीसरी चीज बताता हूं, कोलेजन हेलिक्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही तीनों अलग अलग टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। कोलेजन हेलिक्स ऑफ कोर्स कोलेजन प्रोटीन का होता है। इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ऐसी बना दी। ये 3 चेन है। क्या आपको पहले तीनों कोलेजन हेलिक्स समझ में आए? हेलो, लास्ट स्लाइड क्या छूट गया भाई? देखो जल्दी बनाओ। अंकित जल्दी से लास्ट स्लाइड में जो कुछ भी बचा है फिर मैं समझा दूं कोलेजन हेलिक्स। हो गया? ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, मान लो यहां पर NH है, किसका? ग्लाइसिन अमीनो एसिड का। और यहां पर क्या है? CO। तो इनके इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यानी किसके किसके बीच का? NH ऑफ ग्लाइसिन अमीनो एसिड, फिक्स है अमीनो एसिड एंड CO of 2 adjacent polypeptide amino acid, CO of 2 adjacent polypeptide amino acid, CO of 2 adjacent polypeptide amino acid form हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो क्या क्लियर हो गया ये कि भाई इसका CO, इसका NH, लेकिन NH किसका होगा? हमेशा ध्यान रखना है ग्लाइसिन अमीनो एसिड का। तो इस तरीके से हेलिक्स बन जाएगा। मुझे लगा आप क्लियर हो गया सबको, इजंट इट? बोलो प्यारे बच्चों, कोलेजन हेलिक्स दिख रहा है आपको सामने? नमन जैन आपने नो बोला, नो क्या दिक्कत है बताओ, अपनी दिक्कत लिखो। एक्सट्रैक्ट फिर से एक्सप्लेन कर दें बेटा। व्हाइट कलर से मैंने 3 कोलेजन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। उसमें जो सेंटर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ध्यान से देखना, ग्लाइसिन अमीनो एसिड का NH ले लिया, और अगल बगल वाले चेन के कोई भी अमीनो एसिड हो बट उनका CO,
उनके बीच में क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किसके बीच में बने हैं, ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो कि सेंटर का होना चाहिए उसका NH, और अगल बगल वाले पॉलीपेप्टाइड के CO। अब आ गया समझ में? नमन ने यस लिख दिया, इसका मतलब अब सभी को आ गया होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल तो लिखवाना ही नहीं है, तो कोलेजन ही है। क्यों भाई, एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो कोलेजन ही है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर रहेगा, परफेक्ट। ये समझ में आ गया सबको? पक्का डन? ठीक है, चलिए तो कोलेजन हेलिक्स हो गया। कोलेजन हेलिक्स अच्छे से लर्न कर लो और लिख लो एक बात कि सेकेंडरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर। कोई भी हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर। लिखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फाइब्रस इन नेचर, and fibrous in nature. Secondary structure proteins are always insoluble and fibrous in nature. ठीक है, are always insoluble and fibrous in nature. मुझे लगता है मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई है सबको। फाइब्रस इन नेचर, ठीक है। फाइब्रस इन नेचर, पक्का? तो क्या मैं अब टर्शरी स्ट्रक्चर समझाऊं? डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सब लोग लिख रहे हो? ठीक है, तो अब मैं टर्शरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। टर्शरी स्ट्रक्चर जो बनते हैं थर्ड टाइप का आ जाते हैं। प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, टर्शरी पढ़ते हैं भाई, कोई जल्दी तो है नहीं अपने को। टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर होता क्या है कि इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन लिया आपने, बट ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। तो ये चेन क्या है, ऐसे हो गई, बॉल जैसी बन गई। यानी जो ये यहां से शुरू हुई थी और यहां तक आई, इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स बन गए। तो इसमें ऐसा नहीं कि केवल पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड वो तो होंगे ही, हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो होंगे ही, लेकिन और भी बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड आप जानते हो आयंस के बीच में बन जाए, वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस हैं, है ना, और भी बहुत सारे बॉन्ड्स बनते चले गए। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड भी बना, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना, आयनिक बॉन्ड भी बना,
जैसे कहते नहीं, इसको इससे भी बॉन्ड बनाया, इसको इससे भी बॉन्ड बनाया, इसका इससे भी बॉन्ड बन गया, इधर ऐसे इसका ऐसे बॉन्ड बन गया, है ना। हाँ, जैसे एक बच्चा लिख रहा है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड। तो अब पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा अमीनो एसिड किसके साथ साथ बॉन्ड बनाए हुए है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, तो कौन सा अमीनो एसिड किसके साथ बॉन्ड बनाए हुए है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। एम आई क्लियर? कौन सा अमीनो एसिड किसके साथ बॉन्ड बनाए, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है ना। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है ना। चलिए, तो अब इसमें जब बहुत सारे बॉन्ड बनाएंगे, जैसे मान लो एक ऐसी ऐसी रस्सी जैसी कॉर्ड जैसी ले ली बहुत बड़ी, इसमें इधर 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 बॉन्ड बनाएंगे तो वो कुछ मिलकर के एक बॉल जैसा नहीं बन जाएगा आपस में, सब एक साथ आ जाएंगे, पूरी वो चेन ऐसे 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 एक बॉल बन गई ना। हाँ, तो वो क्या हो गया, टर्शरी। तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, 3D हो गया ना भाई, 3D स्ट्रक्चर। और जब 3D हो गया तो एंजाइमेटिक हो गया, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। अरे ये समझ में आया क्या, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं। जब 3D होगा तभी तो उसमें एक्टिव साइट्स बनेंगी, तभी वो एंजाइम जैसा काम कर सकता है, अदरवाइज वो फंक्शनल नहीं रहेगा, एंजाइमेटिक नहीं रहेगा, नॉन एंजाइमेटिक हो जाएगा, एंटीबॉडीज बना सकता है। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो जो बोर्ड में लिखा है पहले वो लिखो, फिर मैं सेंटेंस बोलता हूं। नोट कर लिया सब? चलो लिखो, tertiary structure proteins are globular in appearance. Tertiary structure proteins are globular in, हाँ जी नोट कर लो, tertiary structure proteins are globular in, tertiary structure proteins are globular in presence. Tertiary structure proteins are globular in appearance. Globular in appearance. They form 3D structures, बॉल जैसी हो जाएंगी ना, तो they form 3D structures. Example, all enzymatic proteins, they form 3D structure. Example, all structural proteins. एंटीबॉडीज भी बताया था आपको, all structural proteins, ठीक है, all structural proteins लिखो। दे फॉर्म बाय सेवरल बॉन्ड्स, वो तो पता ही है, आपने बॉन्ड लिख दिए, सबको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड वो तो पेप्टाइड ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लिख लो, पेप्टाइड बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अरे वो चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो यही रहेगा, है ना। और इनके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। जब भी सल्फर होगा ना, जैसे सिस्टीन है, सिस्टाइन है, मेथियोनिन है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या रहेंगे, सेकेंड
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सेकेंड नंबर पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। फटाफट नोट कर लो, सेकेंड नंबर पे कौन आ जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड लिखा है बच्चे, लिखा है ना अभिषेक? सेकेंड स्ट्रॉन्ग, सबसे नंबर वन पर पेप्टाइड बॉन्ड और सेकेंड नंबर पर डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक आयनिक वगैरह उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। चलिए अगला बताऊं मैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो तो अब अपन लिखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सुनो ध्यान से। जैसे एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ये भी एक टर्शरी, यानी ये 3D है, ये 3D है। एक और बॉल हो गई, ये भी 3D है। अब इनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बन जाएं, ठीक है? एग्जाम्पल हो गया ये लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया, अगर ये बॉन्ड्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, अब इनके नाम नहीं याद करने, कोई भी हो सकता है। तो अगर एक एक 3D को, कई सारे 3D को आपस में जोड़ दे, 3D स्ट्रक्चर्स को, तो वो क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉल्स, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, और इनके इनके बीच में बॉन्ड्स बन जाएं, ये बॉन्ड है। तो ये एग्जाम्पल हो गया ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ना? अगर मान लो ऐसा हुआ कि केवल दो ही हैं, दो ही चेन है, इनके बीच में बॉन्ड बन गए, तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ? इंसुलिन। क्या आपको सबको समझ में आ गया? ये सब 3D है, ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं। मुझे लगता है अब तो प्यारे प्यारे सारे बच्चों को आ गया होगा, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, बोलिए आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि कई बार ऐसा होता है कि सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक जैसी हों, कई बार ऐसा होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग टाइप की हों, लेकिन वो जो 3D स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स 3D स्ट्रक्चर्स वाली आपस में बॉन्ड से जुड़ जाएं, तो वो हो जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। क्या है ये? मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इसे स्टार बना लीजिएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बाकी मैंने एग्जाम्पल तो सारे लिखवाई दिए आपको, फटाफट बना लो, कुछ नोट तो करवाना है नहीं, क्लियर लिखा है आपके सामने सब कुछ।
ठीक है भाई। चलिए अब मैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बताऊं बच्चे। सर नेक्स्ट टेस्ट में फुल जूलॉजी आएगी, बिल्कुल आएगी, और साथ में बायोटेक्नोलॉजी भी आएगी। ध्यान रखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टेस्ट में बायोटेक भी आएगी। क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, बायोटेक आएगी 100%। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में बायोटेक आएगी। ओके, बार बार बोल रहा हूं, नेक्स्ट टेस्ट में बायोटेक भी आएगी। कोर्स ज्यादा है, अब कोर्स तो पूरा ही होगा ना बेटा, पूरी जूलॉजी है और मैंने बायोटेक पढ़ाया है तो बायोटेक भी आएगी ही। फुल सिलेबस है जूलॉजी का इंक्लूडिंग, यानी बायोटेक आएगी। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं दीपांशु, मैंने पढ़ाया है ना, बस तुम अपना ज्ञान मत दो। बच्चे कह रहे हैं हम सर कर लेंगे सब कुछ, बिल्कुल अवश्य कर लेंगे, करना ही पड़ेगा। चलो अगर ये हो गया हो तो मैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बताऊं अब। चलिए तो लिखते हैं अपन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। लिखो बच्चों, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, 3 टाइप की हैं बच्चे, सिंपल प्रोटीन्स जो कि अपने को अभी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो सारी ही, कंपाउंड प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स और derived प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स और derived प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स और derived प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स एंड derived प्रोटीन्स। सिंपल, कंपाउंड एंड derived प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो सिंपल प्रोटीन्स कैसी होंगी, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल प्रोटीन्स, तो सिंपल प्रोटीन्स कैसी हो सकती हैं? मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड्स, यानी इनमें कुछ और नहीं हो सकता। ये समझ में आया ना, कोई मिलावट नहीं है इनमें। तो मेड अप ऑफ, लिखो, ओनली अमीनो एसिड्स, यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? अमीनो एसिड्स। और ये 2 टाइप की होती हैं,
ये फाइब्रस हो सकती हैं, फाइब्रस हो सकती हैं और ग्लोब्यूलर हो सकती हैं, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। क्लियर हुआ ना? ये फाइब्रस हो सकती हैं और ग्लोब्यूलर हो सकती हैं। तो पहले क्या है, ये आपको बात समझ में आ गई कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, और कोई अमीनो एसिड इनमें दूसरा मतलब अमीनो एसिड के अलावा वन टाइप नहीं, सॉरी, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली, यानी इनमें अमीनो एसिड के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? तो इसका जो फाइब्रस है, फाइबर जैसी, तो है ना, कैसी होंगी ये? लॉन्ग थ्रेड लाइक, लॉन्ग थ्रेड लाइक, ऐसी तो होंगी ना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? केराटिन अभी पढ़ा था, एग्जाम्पल आ जाएगा कोलेजन। कोलेजन जानते होगे, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है अपनी बॉडी की, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। और एग्जाम्पल जानते होगे केराटिन, कोलेजन और इलास्टिन। इलास्टिन, इलास्टिन भी अपन जानते ही हैं। तो केराटिन, कोलेजन और इलास्टिन, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए? बोलो, फाइब्रस प्रोटीन्स के। ठीक है, हाँ रेटिकुलिन आ जाएगा, बिल्कुल सही है यार भाई, क्या दिमाग लगाया बच्चे ने, एकदम करेक्ट बात है, रेटिकुलिन भी इसी में आ जाएगा। तो अपनी बॉडी की मोस्ट अबंडेंट कौन सी है? कोलेजन। ठीक है, अब ग्लोब्यूलर के एग्जाम्पल लिखवा दूं। ठीक है, तो जब ग्लोबुलर के एग्जाम्पल लिखेंगे तो इनमें कौन कौन आ जाएगा बच्चे? इनमें सबसे पहली चीज हो गई हिस्टोन। हिस्टोन जानते हैं, स्टार बना के लिख देता हूं, बेसिक प्रोटीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ arginine एंड लाइसिन अमीनो एसिड्स। अरे ये तो आपको सबको पता है ना, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑफ डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए में होती है ना हिस्टोन। तो एक ये बेसिक प्रोटीन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। क्यों है? क्योंकि इसमें आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड्स हैं। ये आता है कि नहीं आता आपको? ठीक है, तो डीएनए की पैकेजिंग में है इन्वॉल्व। करेक्ट, तो डीएनए की पैकेजिंग में इन्वॉल्व है। चलिए अब मैं अगला एग्जांपल बता देता हूं, रूबिस्को। रूबिस्को आप जानते हो, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन अर्थ, है ना। और सब जानते हो रूबिस्को कहाँ होती है? प्लांट में, साइटोप्लाज्म में होती है, ये तो पता ही है ना अपने को। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल तो आसान है, ग्लोबिन है, नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन है। तो ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ये वैसे ही पता है। ग्लोबिन किसका? अभी अभी पढ़ा, हीमोग्लोबिन का। एल्ब्यूमिन ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं कह सकते अंचित, मोस्टली ऐसा होता है जो आपने बोला, लेकिन जनरली नहीं कह सकते। क्लियर हो गया?
चलिए तो आगे बताऊं मैं। ठीक है, तो मैं अगली बात कर रहा हूं कंपाउंड प्रोटीन्स की। तो कंपाउंड प्रोटीन की क्या खास बात होती है? ठीक है, तो देखिए कंपाउंड प्रोटीन्स में इधर लिख देता हूं, फिर डेराइव तो आगे ही लिखेंगे। तो ये कैसी बनी होती हैं? तो प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या ये आपको समझ में आ गया कि इसमें एक तो प्रोटीन पार्ट होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। ठीक है, अरे वो एंजाइम बनाए ना एंजाइम बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक प्रोटीन पार्ट होगा एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, बस मुझे अभी तो इतना ही मतलब है कंपाउंड प्रोटीन से। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके मैं टाइप्स लिखूं। चलिए तो इसका एक टाइप लिख देते हैं अपन, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, ये डीएनए प्लस प्रोटीन हो सकती है या आरएनए प्लस प्रोटीन हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्लियर हो गया सबको? फटाफट लिखते जाओ न्यूक्लियोप्रोटीन। चलिए अगला लिखता हूं मैं लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन इसी का। लिपोप्रोटीन कुछ नहीं है, कौन हो जाएगी, कौन सी एक लिपोप्रोटीन हो जाएगी, कैसे बनेगा इसमें? इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन रहेगा ना, फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी को इंफॉर्मेशन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन होते हैं, जिसे हम साथ में एक साथ मिलकर के लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा साथ में मिलकर के? लिपोप्रोटीन। चलिए तो आगे लिखा जाए फिर। न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन कंपाउंड प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, दिक्कत तो नहीं इसमें? लिपोप्रोटीन है ना? ठीक है, तो अगली बात करता हूं मैं क्रोमोप्रोटीन्स की, जिनमें पोरफायरिन पिगमेंट होगा। तो मैं लिख रहा हूं क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स, इनमें क्या होगा? प्रोटीन प्लस पोरफायरिन, प्रोटीन प्लस पोरफायरिन पिगमेंट, प्रोटीन प्लस पोरफायरिन पिगमेंट।
पोरफायरिन जानते हो, मेटल कंटेनिंग, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या मेटल है इसमें? आयरन। फेरस है ना, कलर कैसा है? रेड है ना। जैसे हो जाएगा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या है इसमें? क्यूप्रस, कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। ये समझ में आया क्या? क्रोमोप्रोटीन्स है ना। हाँ हाँ, अब आपको ज्यादा बहुत सारे नहीं बताने है ना। एक कोई साइटोक्रोम लिख रहा है, सही बात है, साइटोक्रोम में भी वही आयरन है, रेड कलर का है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं ना, आपको एक बहुत सारे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप बोल रहे हो तो मैंने बता दिया, समझना इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में भी क्या होगा? फेरेसन, कलर कैसा होगा? रेड। उसमें क्या देखना है? तो बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या लिखा आपने? देखो बेटा, ये कहीं ना कहीं एग्जांपल्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिए हैं, पहले ही पढ़ चुके हो ना, साइटोक्रोम, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन। तो वो तो ऑलरेडी आपको याद ही है ना, बस उसको मैंने नाम बता दिया कि क्रोमोप्रोटीन है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। जो कुछ मैं बता रहा हूं वो सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, अलग अलग ब्लड पिगमेंट्स क्या होते हैं, हीमोसाइनिन जैसे पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन तो वैसे ही सब जानते हैं, साइटोक्रोम हम पढ़ते ही हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी याद है, इसमें याद क्या करना, कुछ नया थोड़ी ना है। कुछ नया बताऊं तो पूछो सर कि ये याद करना है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो अगला लिखता हूं मैं, फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन में क्या आ जाएगा? प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये जुड़ा हुआ होगा, फॉस्फोरिक एसिड, प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हुआ बच्चों? प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड है ना। मैंने कहा प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे फॉस्फोप्रोटीन के? कैजीन, जो कि क्या है? मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है। पेप्सिन, पेप्सिन तो मतलब ऐसा कोई होगा ही नहीं जो जानता ना हो, तो ये भी लिख लो, फॉस्फोप्रोटीन्स। प्रीवियस स्लाइड देख लो भाई जल्दी से, फिर मैं आगे लिखवाऊं। ठीक है, नोट कर लिया।
चलिए तो आगे लिखता है, ये तो नोट कर लिया होगा, ये भी नोट कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब दो टर्म आते हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक म्यूकोप्रोटीन, जो बहुत परेशान करते हैं बच्चों को कि सर हम इसे ग्लाइकोप्रोटीन कब बोले और सर हम इसे म्यूकोप्रोटीन कब बोले, है ना। इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो देखो इसमें क्या है, प्रोटीन प्लस लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट। डिफरेंस देखो, लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या है, प्रोटीन प्लस मोर देन 4% कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा है, मोर देन 4% कार्बोहाइड्रेट है। तो मैंने कहा प्रोटीन प्लस लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस मोर देन 4% कार्बोहाइड्रेट। तो लेस देन तो ग्लाइकोप्रोटीन और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो फिर म्यूकोप्रोटीन कहने लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गया ना। तो म्यूकोप्रोटीन्स तो आप जानते होंगे कई सारी, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी आप जानते हैं, जैसे फर्टिलिजन, फर्टिलिजन फॉर रिकॉग्निशन, पहचानते हैं ना वो, फर्टिलिजन एंटी फर्टिलिजन रिएक्शन से फॉर रिकॉग्निशन करता है ना स्पर्म अपने एंटी फर्टिलिजन को उसके फर्टिलिजन से, तो रिकॉग्निशन के लिए हो गई ना फर्टिलिजन प्रोटीन। ये पूछते हैं बहुत ज्यादा, फॉर रिकॉग्निशन हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन्स यूज करते हैं। क्लियर हुआ क्या, क्या कह रहे हो। ये नोट कर लिया, लास्ट साइड स्लाइड का क्या, फॉस्फोप्रोटीन बता दूं, क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो पहले ये तो लिख लो फर्टिलिजन, जैसे इसका और एग्जाम्पल है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, कॉमा बीटा ग्लोब्यूलिन, कॉमा गामा ग्लोब्यूलिन, ब्लड में रहती है ना ये सब देख लो, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ये सब आप नोट कर लो। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ब्लड में रहती है। ठीक है, चलिए अब दो और हैं बस, तो मैं लिख रहा हूं लिसाइथोप्रोटीन, लिसाइथोप्रोटीन, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटीन प्लस लिसाइथिन, एग्जाम्पल फेब्रिनोजन, फेब्रिनोजन, लिसाइथिन लिपिड है मतलब, है ना। तो लिसाइथोप्रोटीन याद करना है, एक है मिटेलोप्रोटीन, मिटेलोप्रोटीन, तो देखो मिटेलोप्रोटीन में कौन है, प्रोटीन प्लस मेटल्स, एग्जाम्पल लिखूं मैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, एनहाइड्रेज एंजाइम विद, बताओ कौन सा मेटल रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, यस विद जिंक, वेरी गुड, ये बहुत पूछा आता है जिंक वाला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज विद जिंक। तो इस तरह से मैंने सारे प्रोटीन्स के बारे में सब बता दिया। क्लियर हुआ बच्चे।
मैंने सारी प्रोटीन्स के बारे में बताया है अभी तक। बाकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है जिसमें बाकी सब तो आप जानते हो, आप ग्लट 4 प्रोटीन नहीं जानते। ग्लट 4 प्रोटीन नहीं जानते ना? ग्लट 4 प्रोटीन फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। मैंने अलग कलर से लिखा है, बहुत ज्यादा पूछे आते एग्जाम में, जितने स्टार बनाए जाएं उतने कम, इसलिए आप लिख लो ग्लट 4। तो फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराना है सेल के अंदर, तो ये काम किसका होगा? ग्लट 4 प्रोटीन का। ठीक है, चलिए तो प्रोटीन्स की स्टोरी आपने पढ़ ली। प्रोटीन्स में आपको कोई डाउट नजर आता हो तो आप मुझे बताइए कि सर ये डाउट है मुझे, इसमें दिक्कत आ रही है। बोलो, कोई दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत फ्री हो, नो डाउट। है कोई डाउट ही नहीं है? ठीक है भाई। डेराइव्ड प्रोटीन्स पढ़नी नहीं है बेटा, अपने सिलेबस में नहीं है। क्रोमोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन में क्या फर्क है? देखो ध्यान से सुनो। जब हमने बात की मेटेलोप्रोटीन में, इसमें डायरेक्टली मेटल है प्रोटीन के साथ, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? क्रोमोप्रोटीन्स की, तो इसमें प्रोटीन के साथ पोरफायरिन है और इस पोरफायरिन के अंदर मेटल है। नहीं समझ में आया? यानी प्रोटीन के साथ पोरफायरिन, पोरफायरिन में मेटल है, तो ये क्या हो गया? क्रोमोप्रोटीन, इजंट इट? पोरफायरिन जरूरी है उसमें, और अगर डायरेक्ट मेटल जुड़ा हो तो मेटेलोप्रोटीन, पोरफायरिन ना हो। मुझे लगता है अब तो बिल्कुल मजा आ गया होगा। तो प्रोटीन्स आपने पढ़ ली, 3 चीजें हैं इसमें चैप्टर में: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बड़े हैं, लिपिड तो जरा सा है, छोटा सा है, एक लेक्चर भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए मैं अगली बात करूं। हाँ एंजाइम्स भी पढ़ाएंगे, एंजाइम तो मतलब अलग पार्ट है, मेन तो ये 3 चीजें हैं ना। चलिए तो अब आप अपन पढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, है ना, क्योंकि जो बड़ा पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे। कार्बोहाइड्रेट, सुनो बच्चों, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि लिपिड तो छोटा सा पार्ट है। हाँ ये सबसे बड़ा है, प्रोटीन से बड़ा है बच्चे, सबसे बड़ा पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट विल बी द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो? 2:1। वेरी गुड, है ना? तो लिखो सबसे पहले
जैसे कार्बन है C, फिर H, फिर O, तो इसमें ये 2 रहेगा, ठीक है। बस, तो लिख लो, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, ये रेशियो क्या रहेगा, 2:1। लिखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो इज 2:1। अब आप मुझे फॉर्मूला बताओ ग्लूकोज का क्या होता है। हेलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। अब इन्हें हम शुगर क्यों कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को ही शुगर कहते हैं, ये तो जानते हैं ना। तो देखो, एक चीज सुनो, हाँ C6H12O6 समझ में आ गया ना, CH2O, अरे तो ये ऐसे ही हुआ ना, C6H12O6 है, 1:1, आ गया ना समझ में। हाँ, शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वीट होते हैं। तो जैसे अगर आपसे कहे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं बच्चे, स्वीट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हैं, स्वीट हैं, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हैं, स्वीट हैं। इज इट क्लियर, तो लिख लीजिएगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट, सो दे आर टर्म्ड एज शुगर्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट, नोट करिए, सो दे आर टर्म्ड एज शुगर्स। Simple carbohydrates are sweet, so they are termed as sugars. They are soluble in water. They are soluble in water and main part of our diet, क्योंकि एनर्जी इन्हीं से मिलती है, and main part of our diet. Main part of our diet. Main part of our diet. कितनी एनर्जी देते हैं भाई, 65-70% हम लोग डाइट में यही लेते हैं, तो जो ज्यादातर एनर्जी है हमको तो इन्हीं से मिलती है। हम फैट और प्रोटीन को तो नहीं तोड़ते ना, सबसे पहले हम एनर्जी के लिए किसको तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, फिर किसे ब्रेक करते हैं, बोलो, कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट को, और सबसे लास्ट में किसे करते हैं, प्रोटीन को, ठीक है। तो इनमें हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दें मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स, सैक्राइड मतलब शुगर। तो मोनोसैक्राइड की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो कि मोनोसैक्राइड क्या है, तो आप कैसे लिखोगे, क्या आप जानते हो ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसैक्राइड है, सुक्रोज क्या है, मोनोसैक्राइड है क्या सुक्रोज, है नहीं, सुक्रोज तो डाइसैक्राइड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने कैसे जाना कि सुक्रोज डाइसैक्राइड है और ग्लूकोज मोनोसैक्राइड है, आपको कैसे पता चला, ये नहीं कि सर हमने तो याद कर रखा है एज ए साइंटिस्ट आंसर करो, तुक्का लगा लिया, घर में आके मार पड़ेगी, है ना। तुक्के से तुम साइंस मतलब है, डॉक्टर बने पता चला किडनी निकाल रहे हैं, मतलब हार्ट निकल गया, कैसे हो गया, तुक्के से निकल गया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से पता चला, नहीं नालायकों, ऐसा नहीं होता। डेफिनेशन समझा करो, प्रॉब्लम क्या है, हमने जीवन में डेफिनेशन कभी समझी नहीं, इसलिए हम रट लेते हैं।
सुनो, अब मैं जो कह रहा हूं पहले उसको सुनो बेटा। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई शुगर यूनिट जिसे हम फर्दर ब्रेक ना कर सकें। फर्दर ब्रेक से मतलब अगर हम उसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो शुगर नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? यानी ग्लूकोज को आप फर्दर ब्रेक करोगे तो CO2 और वाटर बन जाएगा, तो शुगर रहेगा क्या? नहीं। तो हम शुगर को ब्रेक करते जाएं उसके पार्ट्स में, और जब ऐसा पार्ट आ जाए जिसे हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो शुगर नहीं रहेगी वो। समझ में आ गया? तो उसे हम क्या कहते हैं? मैंने बिल्कुल आम बोलचाल में समझाई आपको। उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यस, उसे हम कहते हैं शुगर, मोनोमर, मोनोसेक्राइड। तो लिखिएगा, मोनोसेक्राइड इज दैट मोनोसेक्राइड्स आर, ऐसे लिख लो, मोनोसेक्राइड्स आर, monosaccharides are those compounds which cannot be further hydrolyzed, those compounds which cannot be further hydrolyzed, if they are hydrolyzed then they don't be a sugar. If they are hydrolyzed then they don't be a sugar, या they don't remain as sugar, ज्यादा अच्छा है। If they are further hydrolyzed they cannot be as sugar. शुगर नहीं होंगे तो क्या होंगे? ग्लूकोज को तोड़ोगे तो एक CO2 हो जाएगा, एक H2 हो जाएगा। अब ये आया समझ में पार्थ? तो शुगर नहीं होगा ना। चलिए, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर दिए हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।